सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 22 मई के इंपॉर्टेंट प्रश्न को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में 2025 के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है। तो सही उत्तर हो जाएगा बानू मुश्ताक ने। तो भारतीय लेखिका है बानू मुश्ताक, जिन्होंने अपने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीत करके इतिहास रच दिया। इतिहास कैसे रच दिया? क्योंकि ऐसा पहली बार है जब किसी कन्नड़ भाषा की रचना को यह सम्मान मिला हो। अच्छा, इसे अंग्रेजी में किसने ट्रांसलेट किया, अनुवादित किसने किया, यह भी नाम याद रखना, दीपा भाष्ती ने। यह पुस्तक दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाओं के सूक्ष्म संघर्ष और लचीलेपन पर प्रकाश डालती है। वैसे इनके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं करंट अफेयर्स की क्लास में, जब हमने पढ़ा था कि भाई इस पुरस्कार के लिए लास्ट में 5-6 बुकों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो इनका भी नाम शामिल है। और मैंने तब भी आपको कहा था अगर ये पुरस्कार जीतती है तब मैं आपको इसके बारे में फिर से बताऊंगा। तो इन्होंने पुरस्कार जीत लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, ये प्रश्न लिख लो आप। तो क्या क्या बातें याद रखनी है? अवार्ड का नाम इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर 2025 किसे मिला है? बानू मुश्ताक को, भारतीय लेखिका है। इनके नॉवल का नाम है हार्ट लैम्प, कन्नड़ भाषा में लिखा गया है और ये अवार्ड जीतने वाली ये पहली कन्नड़ भाषा की पुस्तक है। ट्रांसलेट अंग्रेजी में किया किसने? दीपा भाष्ती ने। ये 4 पॉइंट जो है ये आप ध्यान रख लेना, ठीक है। बाकी अगर अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की हम बात करते हैं तो अगर बात करें इसकी शुरुआत कब होती है? 2005 में। ये अंग्रेजी भाषा, मतलब जो पुस्तक या जो नॉवल मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखाई गए हो या फिर उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया हो, तरह की पुस्तकों को इसमें शामिल किया जाता है। ये मैं इसलिए बात बता रहा हूं क्योंकि एक बुकर पुरस्कार भी हम पढ़ेंगे बाद में, उसमें केवल जो मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखे गए नॉवल होते हैं उन्हीं को शामिल किया जाता है, ट्रांसलेटेड नॉवल को शामिल नहीं किया जाता। तो सबसे बड़ा अंतर ये होता है इन दोनों में। अच्छा, हम बात करें ये जो बुकर पुरस्कार है पहली बार किसे दिया गया था? इस्माइल कादरे को दिया गया था, अल्बानिया के लेखक थे वो। और इनसे पहले किसी भारतीय को मिल चुका है क्या? तो याद रखना, पहली भारतीय महिला, या फिर हम यूं कहते हैं सिंपल सा कि पहले भारतीय लेखक कौन थी जिनको ये पुरस्कार मिला था? गीतांजलि श्री। अभी तक केवल इन्हीं को मिला था। 2022 की ये बात है, उनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सेंड के लिए, रेत का मकबरा के लिए। और अब ये दूसरी भारतीय बन गई है बानू मुश्ताक, इनके उपन्यास हार्ट लैम्प को ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते थे सब मैंने बातें आपको बता दी, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब अवार्ड्स वाला प्रश्न है, चलो और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ये भी सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स से ध्यान से सुनना। अगर पूछे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे मिला? रामवी सुतार को। 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लॉशेल को मिला है, वियना से है। यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? चिरंजीवी को। और 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी दिया गया 2024 के लिए विनोद कुमार शुक्ल को, हिंदी लेखक है, छत्तीसगढ़ से। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 आर के श्रीराम कुमार को, वायलिन वादक हैं। और नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 उर्मिला सत्यनारायण को, भारतनाट्यम से संबंध है। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 एनटीपीसी को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में हिंदी का दिया गया गगन गिल को मैं आई जब बाहर के लिए, और अंग्रेजी का स्टर्रिन किर्रे को स्पिरिट नाइट्स के लिए। एबेल पुरस्कार 2025 मासाकी काशिवारा को, जापान के हैं, नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, गणित का नोबेल पुरस्कार इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 21 मई को। तो हर साल 21 मई को भारत में नेशनल एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की डेथ एनिवर्सरी पर मनाते हैं, क्योंकि 21 मई 1991 1991 को श्रीलंका के जो लिट्टे ग्रुप है, जिसकी फुल फॉर्म होती है मिलिटेंट ग्रुप लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एल्लम, तो इसने इनकी हत्या कर दी थी। राजीव गांधी 1984 से लेके 1989 तक भारत प्रधानमंत्री रहे थे और उन्हें मरणोपरांत 1991 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो याद रखेंगे 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस हो गया। 21 मई को 2 दिवस और होते हैं, विश्व संस्कृति विविधता दिवस, वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी,
और 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस इंटरनेशनल टी डे के रूप में भी मनाते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने दिसंबर 2019 में 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया था। तो दिवस वाला प्रश्न है, चलो एक बार फिर से मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज करवा दूं, मेरे साथ साथ बोलना ताकि ये चीजें भी आपको भी याद होती रहे। तो देखो, 1 मई को श्रम दिवस होता है, लेबर डे। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को कोयला खनिक दिवस। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 10 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। 16 मई को नेशनल डेंगू डे भी होता है। 17 मई को विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी होता है। 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, और 18 मई को ही हमने संग्रहालय दिवस, म्यूजियम डे के रूप में भी मनाया था। और फिर 20 मई को हमने विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया था। तो ये मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में इंदिरा सौर गिरि जल विकासम योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी हाल ही में तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, उन्होंने इंदिरा सौर गिरि जल विकासम योजना को लॉन्च किया है। इस स्कीम का उद्देश्य क्या है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स किसानों को सशक्त बनाना और उनकी आजीविका में सुधार करना। तो इंदिरा सोलर गिरि जल विकासम योजना इसका नाम है। इसे नागर कुर्नूल जिला जो तेलंगाना का है वहां से इसको लॉन्च किया गया। इसके लिए बजट रखा है 12,600 करोड़ रुपए अगले 5 सालों के लिए। तो इसमें 2.1 लाख ट्राइबल फार्मर्स को सोलर एनर्जी से चलने वाले इरिगेशन फैसिलिटीज दी जाएगी, जो कि इक्विपमेंट्स होते हैं किसानों के इस्तेमाल होते हैं, वो सोलर एनर्जी से जो चलते हैं वो उनको दिए जाएंगे। और इस स्कीम के तहत 6.69 लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई सुविधा प्रदान करना इसका उद्देश्य होगा। और इस स्कीम के तहत ही ट्राइबल फार्मर्स जो पोंडू मतलब शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन होता है उस तरह की जो खेती करते हैं, उन्हें उनकी भूमि पर अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये है इंदिरा सौर गिरि जल विकासम योजना, इसको तेलंगाना में शुरू किया गया। अब यहाँ 2 बातें होती हैं, 2 चीजें मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। एक तो योजना की बात है, तो कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं जो करंट अफेयर्स में रही वो, उसके बाद तेलंगाना लेकर के चलता हूं आपको। तो पहले योजना देखो, अगर पूछे पार्थ योजना, ये मध्य प्रदेश ने शुरू की थी। बीमा सखी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य गोवा हो गया, पहला हरियाणा है। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना उड़ीसा ने शुरू की। प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? 1 प्लेट 9 बैग। रायतु भरोसा योजना ये तेलंगाना ने ही शुरू की थी। किसानों को 12,000 रुपए दिए जाते हैं प्रति एकड़ भूमि के लिए। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़ ने। मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर पहल शुरू की नागालैंड ने। स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना था मिजोरम। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान लॉन्च किया था हरियाणा ने। केरल ने एन प्राउड नामक एक पहल लॉन्च की थी जिसका उद्देश्य है खराब और अनुपयोगी दवाएं जो हैं उन्हें सुरक्षित तरीके से डिस्पोज करना। ठीक है, तो ये तो 10 योजनाएं होगी। अब तेलंगाना की बात है तो ये रहा मैप में तेलंगाना, जिसकी कैपिटल होती है हैदराबाद, जो मूसी नदी के किनारे है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हो गए। गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा। आपको पता है तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना था, कब? 2 जून 2014। यहाँ का राजकीय पक्षी भारतीय रोलर हो गया। पशु जिंका हिरण है। वृक्ष है जम्मी चेटू। पुष्प है तांगेदू। और उत्सव होता है यहाँ का सदर सम्मेलन, यहाँ का राजकीय उत्सव हो गया। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न और देखो। गुसाड़ी लोक नर्तक कनक राजू का निधन हो गया। वे राजगोंड जनजाति से बिलोंग करते थे। नेशनल हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी बने और इसका हेडक्वार्टर तेलंगाना के निजामाबाद में। रायतु भरोसा योजना, इंदिरम्मा इंदू योजना, ये सब यही की है। अभी नागोबा जातरा त्योहार मनाया गया था यहाँ पे गोंड जनजाति के द्वारा। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार है। और राजीव युवा विकासम योजना भी यहाँ पे शुरू हुई। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण में उपवर्गीकरण सब क्लासिफिकेशन करने वाला पहला राज्य ये है। सन्ना बियम योजना यहाँ शुरू होती है। भू भारती पोर्टल भी यहाँ पे लॉन्च हुआ था भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए। ठीक है, तो ये भी सब बातें ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में पॉल स्टर्लिंग
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले किस देश के पहले बल्लेबाज बन गए? तो आंसर होगा आयरलैंड। तो आयरलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान है पॉल स्टर्लिंग, और अभी इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 10,000 रन पूरे कर लिए हैं, जिसके साथ ही वो ये उपलब्धि हासिल करने वाले आयरलैंड के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलते हुए ये मुकाम हासिल किया है। तो पॉल स्टर्लिंग का नाम याद रखेंगे आप। वैसे आयरलैंड की कैपिटल क्या होती है? डबलिन होती है। करेंसी इसकी यूरो होती है। यहाँ के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन और प्रेसिडेंट है माइकल डी हिगिंस। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में चाइना और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास हुआ? तो ये हुआ कंबोडिया के और चाइना के बीच में। तो आंसर इसका कंबोडिया हो गया। एक्सरसाइज का नाम है गोल्डन ड्रैगन 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज। चाइना और कंबोडिया के बीच में हुआ। कहाँ पे? कंबोडिया में। अभी मई में ही हुआ, और इस अभ्यास का उद्देश्य था दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। अब मिलिट्री एक्सरसाइज का प्रश्न है। 2025 में हमने जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज से संबंधित प्रश्न पढ़े वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। लेकिन कंबोडिया की बात है तो दो बातें याद रख लो। इसकी कैपिटल क्या होती है? नॉम फेन होती है। करेंसी होती है कंबोडियन रियल। अब मिलिट्री एक्सरसाइज में आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर बात करें डेविल स्ट्राइक एक्सरसाइज, ये भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में हुआ था। ला पेरोस अभ्यास, फ्रांस ने इसका आयोजन किया था। बहुपक्षीय अभ्यास है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं, भारत ने भी लिया। कहाँ पे? मलक्का, सुंडा और लोम्बेक जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रीट में। एक्यूवेरियन अभ्यास भारत मालदीव के बीच में हुआ, मालदीव में। ट्रोपेक्स अभ्यास भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल के बीच में हुआ, हिंद महासागर में। साइक्लोन एक्सरसाइज भारत इजिप्ट के बीच में हुआ, राजस्थान में। विंग्ड राइडर अभ्यास ये भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में हुआ, पूर्वी कमान में। कोमोडो अभ्यास 5वां संस्करण हुआ था अभी, इंडोनेशिया ने आयोजन किया, बाली इंडोनेशिया में, भारत ने भी हिस्सा लिया। सागर कवच अभ्यास इंडियन कोस्ट गार्ड ने आयोजन किया, पश्चिम बंगाल में। जल थल रक्षा अभ्यास भारतीय सेना, तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस के बीच में हुआ, बेट द्वारका, गुजरात में। उसके अलावा सी ड्रैगन अभ्यास अमेरिका ने आयोजन किया था, पश्चिमी प्रशांत महासागर में, गुआम तट पर, भारत ने हिस्सा लिया। डेजर्ट हंट अभ्यास इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया, जोधपुर, राजस्थान में। खंजर अभ्यास 12वां संस्करण हुआ अभी, भारत किर्गिस्तान के बीच में, बिश्केक, किर्गिस्तान में। वरुण अभ्यास भारत फ्रांस के बीच में हुआ, अरब सागर में। कॉर्पेट और बोंगो सागर अभ्यास भारत बांग्लादेश के बीच में हुआ, बंगाल की खाड़ी में। धर्मा गार्जन अभ्यास 6ठा संस्करण हुआ था, भारत जापान के बीच में, जापान में। अकीमे अभ्यास पहली बार हुआ, नेवल एक्सरसाइज भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच में, हिंद महासागर में। भारत और तंजानिया ने मिलकर के आयोजन किया था। प्रचंड प्रहार अभ्यास तीनों सेनाओं के बीच में हुआ, अरुणाचल प्रदेश में। इंदिरा अभ्यास भारत और रूस के बीच में हुआ, चेन्नई तट पर, बंगाल की खाड़ी में। इनक्यूस अभ्यास ग्रीस ने आयोजन किया, ग्रीस में, भारत ने भी हिस्सा लिया। और फिर टाइगर ट्रैम्प अभ्यास हुआ भारत अमेरिका के बीच में, विशाखापत्तनम और बंगाल की खाड़ी में। डस्टलिक अभ्यास 6ठा संस्करण हुआ, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में, पुणे में। डेजर्ट फ्लैग अभ्यास 10वां संस्करण हुआ, यूएई ने आयोजन किया, यूएई में, भारत ने भी हिस्सा लिया। तालिस्मान साबर अभ्यास 11वां संस्करण था, ऑस्ट्रेलिया ने आयोजन किया, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी में हुआ, और इसमें भारत ने भी हिस्सा लिया। अभी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ अभ्यास, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास हुआ, भारत और मालदीव के बीच में हुआ, ये मालदीव में। तो ये 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस थे वो सब मैंने आपको रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी ऑपरेशन ओलिविया ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आंसर होगा भारतीय तटरक्षक बल। तो नवंबर 2024 से लेकर अभी मई 2025 तक इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ये ऑपरेशन ओलिविया को चलाया गया। ये ऑपरेशन हर साल इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इसी समय चलाया जाता है। उद्देश्य क्या है? उड़ीसा के तट पर आने वाले लाखों ओलिव रिडले कछुओं के सेफ नेस्टिंग यानी कि अंडे देने को सुनिश्चित किया जाता है। इस वर्ष ऑपरेशन के दौरान 6.98 लाख से ज्यादा ऑलिव रिडले टर्टल की सुरक्षा की गई। ऑलिव रिडले ये जो कछुए हैं ये मरीन इकोसिस्टम में संतुलन बनाए रखते हैं, इसलिए प्रोटेक्शन करना भी जरूरी होता है। अच्छा, ये ऑलिव रिडले टर्टल का साइंटिफिक नेम भी है, क्या है? लेपिडोचेलिस ओलिवासिया, जो भी प्रोनाउंसिएशन है, स्पेलिंग आपके सामने लिखी हुई है। और इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें, लेकिन उससे पहले याद रखना कछुआ दिवस भी होता है कब? 23 मई को। और उत्तर प्रदेश में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व ये कहां पर स्थापित होगा? गोंड जिले में। बाकी भारतीय तटरक्षक बल की बात करें
तो स्थापना होती है 1 फरवरी 1977। स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है? रुस्तम जी समिति। और इसके पहले महानिदेशक थे वीए कामत, और भारतीय तटरक्षक बल का पहला जहाज था आईसीजीएस कुठार। आईसीजीएस मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, जैसे इंडियन नेवी का होता है ना आईएनएस, वैसे ही। और भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक अभी रिसेंटली कौन है? ये परमेश शिवमणि है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और आदर्श वाक्य होता है वयम रक्षाम। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में 2024 क्रॉफर्ड फंड मेडल से अभी किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा कदमबोट सिद्दीकी को। तो अभी हाल ही में क्रॉफर्ड फंड मेडल 2024 ये कदमबोट सिद्दीकी को दिया गया। उन्हें यह अवार्ड इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च के लिए दिया गया है। कदमबोट सिद्दीकी इंडियन ओरिजिन ऑस्ट्रेलियन है। वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है पर्थ में, वहाँ पे ये प्रोफेसर हैं। ये अवार्ड किसने दिया? ऑस्ट्रेलिया की द क्रॉफर्ड फंड इंस्टीट्यूशन है, उसने ही इनको ये सम्मान दिया। इस सम्मान की शुरुआत 2010 में हुई थी और इसे देने का उद्देश्य क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए एग्रीकल्चरल रिसर्च और डेवलपमेंट एंड एजुकेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों को इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। और आज अवार्ड्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बहुत सारे रिवाइज करवा दिए थे। तो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में गृह मंत्री जो है अमित शाह, इन्होंने कहां पर E0 FIR पहल शुरू की है? तो आंसर होगा दिल्ली में, हमारे गृह मंत्री अमित शाह। और इन्होंने अभी E0 FIR नाम से एक पहल, एक इनिशिएटिव को अभी दिल्ली में लॉन्च किया है। अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दिल्ली में लॉन्च किया। अगर ये सफल हो जाता है या इसकी सफलता के बाद इसे पूरे देश में लॉन्च कर दिया जाएगा, इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। बात करें E0 FIR है क्या, पहले तो ये बताओ। तो याद रखना E0 FIR में 10 लाख रुपए से अधिक राशि की साइबर वित्तीय अपराधों की शिकायतें जो कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज की जाएगी, वह खुद ही FIR में बदल जाएगी अगर राशि 10 लाख रुपए से ज्यादा की हो, 10 लाख रुपए से ज्यादा का साइबर फ्रॉड हुआ होगा तो। और पीड़ित को 3 दिन के अंदर साइबर पुलिस स्टेशन में जाकर के इन E0 FIR को FIR में कन्वर्ट करना होगा, जिससे उन पर काम किया जा सके। ये एक तरह की जीरो FIR है। और जीरो FIR का क्या मतलब हो गया? इसमें क्या होता है, जीरो FIR में आप कहीं भी हो, कहीं भी किसी भी जगह से आप पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा सकते हो, चाहे वो घटना उस क्षेत्र में हुई हो या नहीं हुई हो। आपने देखा होगा ना, जिस एरिया की घटना होती है उसी के पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराते हैं, लेकिन जीरो FIR में ऐसा नहीं है, आप कहीं पर भी हो। जैसे कि घटना मध्य प्रदेश की है तो आप जैसे बिहार में है, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, कहीं पर भी हो, किसी भी लोकेशन पे हो, वहाँ के पुलिस स्टेशन या जिस भी पुलिस स्टेशन के पास में आप हो, वहाँ पे जाकर के आप FIR दर्ज करा सकते हो। बाद में उसे वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा उस पुलिस स्टेशन में जिस एरिया में ये घटना हुई है। ये तो जीरो FIR का मतलब हो गया। और E0 FIR में ई लग गया मतलब आप उसे डिजिटली मतलब ऑनलाइन FIR दर्ज करा पाओगे। फायदे क्या क्या हो जाएंगे इस E0 FIR के? तो मैंने आपको बताया, पहले की तरह जहां पर अपराध हुआ है वहीं के पुलिस स्टेशन में जाना है ऐसा जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन FIR करा सकते हो। और FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और ऑटोमेटेड होगी। पीड़ित को पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन वो शिकायत करा सकेगा। साइबर अपराधियों को पकड़ने में इससे तेजी आएगी और धन की रिकवरी और जांच प्रक्रिया सरल और तेज होगी। तो मेन क्वेश्चन क्या था वो याद रखना, गृह मंत्री जी ने अभी E0 FIR को कहां पर शुरू किया? दिल्ली में। अच्छा, इसी तरह से कुछ और प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। देखो, जैसे कि अभी गृह मंत्री अमित शाह ने असम में लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया था। गृह मंत्री जी ने ही कहां पर हाईटेक पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन किया? अहमदाबाद में। गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली ये शुरू की गई कहां पे? कर्नाटक में। छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया दिल्ली पुलिस ने। गुजरात पुलिस ने GP दृष्टि नाम से एक परियोजना शुरू की जिसमें ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी। वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 अभी दुबई में हुआ। और दिल्ली पुलिस ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ने के लिए भी नई दिशा नाम से एक पहल शुरू की है। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जयंत नार्लिकर का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो आंसर होगा खगोल भौतिकी। तो अभी हाल ही में जयंत नार्लिकर का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे भारत के प्रतिष्ठित एस्ट्रोफिजिक्स साइंटिस्ट और प्रोफेसर थे। उन्हें सर फ्रेड हॉयल, जो कि इंग्लैंड के थे, उनके साथ मिलकर के उन्होंने कॉन्फॉर्मल ग्रेविटी थ्योरी को बनाया था, जिसे हॉयल नार्लिकर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। जयंत नार्लिकर से संबंधित कुछ पॉइंट्स ध्यान रख लो, जैसे कि वो भारत में महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। 1965 में पद्म भूषण मिला, 1996 में यूनेस्को द्वारा कलिंगा प्राइज मिला, 2004 में पद्म विभूषण, 2010 में महाराष्ट्र भूषण मिला, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उनको मिला था, लेकिन अभी निधन हो गया। निधन वाला प्रश्न है। चलो कुछ और इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको रिवाइज कराता हूँ जिनके हाल ही में निधन हो गए, जैसे कि रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पॉप फ्रांसिस का निधन हो गया, वे अर्जेंटीना से थे। चलो आप मुझे बताओ अभी नए पॉप कौन बन चुके हैं, और वो अमेरिका से हैं। अमेरिका से पॉप बनने वाले पहले व्यक्ति हैं, तो नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, बताओ नाम क्या है। बाकी डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, इसरो के पूर्व 5वें वो अध्यक्ष थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020-19 की सिफारिश पे आई थी कस्तूरी रंगन समिति, उनका भी निधन हो गया, इंपॉर्टेंट नाम है। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला का निधन हो गया, इना केना बारो ब्राजील से थी। और बताओ अभी कौन बन गई है सबसे उम्रदराज महिला। और भारत में एंजियोप्लास्टी के जनक डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल केरल से थे, निधन हो गया। योग साधक बाबा शिवानंद का भी 128 वर्ष की आयु में निधन हो गया, पद्मश्री मिला था 2022 में। आईसीएमआर के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुभद्रा अय्यप्पन का निधन हो गया, 2022 में पद्मश्री मिला। मिलिंद रेगे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंबई क्रिकेट कहा जाता है, निधन हो गया। राम सहाय पांडे का निधन हो गया, बुंदेलखंड की राय नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे, 2022 में पद्मश्री मिला। कुमुदिनी लाकिया कथक से संबंधित थी, गुजरात की रहने वाली, 2025 में पद्म विभूषण मिला। और ओडिसी नृत्य के जनक मायधर राउत का निधन हो गया, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी सागर में सम्मान पहल किसने शुरू की है? तो आंसर होगा सर्बानंदा सोनोवाल। हमारे शिपिंग मंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल, और उन्होंने अभी सागर में सम्मान नाम से एक योजना शुरू की, एक पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य है महिलाओं का मैरीटाइम सेक्टर में योगदान बढ़ाना। ये इनिशिएटिव अमृत काल विजन 2047 के तहत लाया गया है, जिसका उद्देश्य है भारत को 2047 तक मैरीटाइम सेक्टर में लीडर बनाना। और अभी 18 मई को इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन इन मैरीटाइम भी मनाया गया, जिसकी थीम है महिलाओं के लिए अवसरों का सागर, एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन। अच्छा, शिपिंग मंत्रालय से आपको याद आना चाहिए। चलो मैं पूछता हूँ, शिपिंग मंत्रालय में अभी किस खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? इसका उत्तर दीजिए आप। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो इसे सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ में, स्टडी ग्रुप में शेयर करके। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। बाकी इसकी प्रैक्टिस के लिए क्विज बना करके अपलोड की जाती है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, आपको पता ही है। बाकी पीडीएफ भी आपको मिल जाती है एप्लीकेशन और टेलीग्राम दोनों में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एप्लीकेशन को डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी सूडान के प्रधानमंत्री कौन बने? कामिल इद्रिस। फिर पूछा माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ कहाँ पर? इंडोनेशिया। विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया 20 मई को। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सीआईएसएफ की पहली अधिकारी बन गई है कौन? गीता सामोता। भारत के पहले महावत विलेज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तमिलनाडु। न्यूक्लियर साइंटिस्ट एमआर श्रीनिवासन का निधन हो गया, किस वर्ष पद्म विभूषण मिला था? सन 2000 में। किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया? त्रिपुरा। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? मिजोरम। और टाइम्स की पहली दुनिया के टॉप 100 परोपकारियों की सूची में कितने भारतीय शामिल है? 4। और आखिरी प्रश्न था रोमानिया के नए प्रेसिडेंट बन गए, नाम है निकुसोर डैन। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने वाला पहला राज्य बन गया कौन सा? तो आंसर तेलंगाना हो जाएगा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न है।